हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआर अकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th की भौगोलिक खोज की सीरीज का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर भौगोलिक खोज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके क्या क्या प्रोसेस रहे उसके बारे में समझा था। आज हम लोग भौगोलिक खोज के परिणामों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भौगोलिक खोज के अगर मैं परिणामों की बात करूं कि भौगोलिक खोज के क्या क्या परिणाम रहे, तो इसके परिणाम में आपके बुक्स के अंदर जो है वो 6 पॉइंट के अंदर और 7 पॉइंट के अंदर इसको कवर किया गया है। हम लोग उससे भी आगे चल करके कुछ डिटेल्स के बारे में माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला परिणाम रहा है वो था व्यापार या वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापार या वाणिज्य पर प्रभाव। तो देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं। तो व्यापार पर प्रभाव कैसे पड़ा, तो देखिए जो भौगोलिक खोज की शुरू खोज की गई है वो किन के द्वारा किया गया था? यूरोपीय देशों के द्वारा। और यूरोपीय देशों के द्वारा जब भौगोलिक खोज किया गया है, नए नए रास्तों की खोज की गई है, तो इससे एक उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा। इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिला? उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद इसे हम लोग कॉलोनी भी बोलते हैं। जैसे देखिएगा भारत भी क्या था? ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करता था, मतलब हम लोग क्या थे? एक उपनिवेशवाद थे। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राष्ट्र को उपनिवेश या कॉलोनी हम कब मानेंगे? इसके जवाब में हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी भी राज्य का अगर हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश का मालिक हो, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो भारत में उस वक्त पे जब हम लोग कॉलोनी थे तो भारत में राज्य का मुखिया कौन हुआ करते थे? ब्रिटेन की राजा या रानी हुआ करते थे। ये भारतीय तो थे नहीं। तो पहला टर्म तो ये था। दूसरा बात ये था कि कॉलोनी हम किस देश को मानेंगे, मतलब जैसे भारत में मान लीजिए कि भारत के झारखंड में कोयला पाया जाता है, तो उस कोयला पर क्या भारतीयों का अधिकार था? मतलब उस देश के संसाधन पर मदरलैंड का अधिकार होगा जिसने कि उसको कब्जा किया है। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो देश कैसा रहा होगा? वो देश उपनिवेशवाद रहा होगा। और उपनिवेशवाद जब बनने शुरू हुए ना, इसके पीछे का कारण भी क्या था? यूरोपियन ने ही भौगोलिक खोज की और औद्योगिक क्रांति का विकास भी कहाँ पे हो रहा है? वो यूरोप के अंदर ही हो रहा है। और खासकर इंग्लैंड के अंदर तो ये प्राकृतिक रूप से हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। अब उनको कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल वो सस्ते दरों पे कहाँ से खरीदते थे? कॉलोनी देशों से। और उसी का प्रोडक्ट बना करके वो कहाँ प्रोडक्ट बना, अगर उन्होंने बना भी लिया कुछ तो प्रोडक्ट को बेचना तो पड़ेगा ना। तो बेचना भी वो कहाँ समझते थे? वो कॉलोनी देशों में ही समझते थे। बेचते भी थे तो उनको एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य का बढ़ावा तो हो रहा है, लेकिन उपनिवेशवाद यानी कि जो कॉलोनी देश थे ना, कॉलोनी देशों का क्या हो रहा है? शोषण भी प्रारंभ हो गया था इसके साथ में। ये चीज़, ये एक फैक्ट होगा। अगर हम इसके दूसरे प्रभाव की ओर चर्चा करें तो दूसरे प्रभाव में आप देख सकते हो मुद्रा का विकास होगा। और मुद्रा के रूप में भी अगर आप देखोगे ना तो सोना और चांदी का विकास जो होगा वो आपको सबसे ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। सोना और चांदी जो है मुद्राएं, पहले शुरुआत के कुछ समय में वो लोग भारत को देंगे, फिर बाद में वो क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब धन का निष्कासन जो होता है वो भारत से शुरू हो जाता है और किसकी तरफ चला जाता है? वो ब्रिटेन की तरफ चला जाता है। लगभग माना जाता है कि 80 वर्षों तक क्या होता है? चांदी जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में कार्य करती रही थी। और इसका फिर क्या होता है? जब ऐसी स्थिति में मुद्राओं का होगा तो इसका भंडारण भी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो था इसके दूसरे इफेक्ट। तीसरे इफेक्ट की बात करें तो नए नए शहरों का विकास हो रहा था। जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, एम्स्टर्डम हो गया। ये कुछ नए शहर थे जो काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहे थे। कहाँ पे? इस भौगोलिक खोज के बाद इनका जो डेवलपमेंट हो रहा था वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। अगर हम इसके दूसरे प्रभाव की ओर चर्चा करें तो दूसरा जो प्रभाव हमारा रहा था वो था औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। जैसे औपनिवेशिक, माफ़ कीजिएगा, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे था। अब इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे देखिए अभी तक क्या हो रहा था? जो व्यापार होता था ना, व्यापार केवल एक व्यक्ति कर रहा था।
लेकिन अब एक व्यक्ति इसके जगह पे व्यापार नहीं करेगा। अब क्या होगा ना, व्यापार करने के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जाएगी। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंपनी थी जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोला जा रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी ना, वो किसी एक व्यक्ति की तो होगी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के शामिल होंगे और इसका जो भी मुनाफा होगा वो मुनाफा क्या होगा, सभी लोगों में इक्वली बांटा जाएगा कि नहीं। तो वो भी एक फैक्टर था। तो अब मुनाफा भी सभी लोगों में बांटा जाने लगा। तो अब एक व्यक्ति के स्थान पर जो है होगा ना, संगठित व्यापारिक कंपनियां जो होती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करना शुरू कर देती है, वो व्यापार करना शुरू कर देती है। इसके शुरुआती दौर में अगर आप देखोगे ना, तो शुरुआती दौर में पुर्तगाल जो था वो सबसे आगे था इस रेस के अंदर, पुर्तगाल और स्पेन। लेकिन अगर हम अंतिम चरण देखें, अगर हम 20वीं शताब्दी के क्रम को देखें, तो इस समय तक यूके और फ्रांस, ये दो ऐसे होंगे जो कि सबसे आगे हो जाएंगे इस टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो शुरू में पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया, दुनिया के सभी देशों को कॉलोनाइज किया। लेकिन बाद में जब इनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती गई तो यूके और फ्रांस ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने उपनिवेशवाद को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तीसरे टर्म की अगर हम बात करें तो तीसरे टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि वाणिज्यवाद का विकास होता है। तीसरा जो इसका फर्क है, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो वाणिज्यवाद का विकास। अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ। अभी तक क्या था, करेंसी के रूप में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोना और चांदी का। सोना और चांदी वैसे भी रेयर है, बहुत दुर्लभ है, और सोने और चांदी का दो तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या किसे बोलते हैं, तो देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब केवल इसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में ना होकर के किसी दूसरे उद्योगों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे देखिए, सोना चांदी का एक यूज़ क्या था कि इसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दूसरे टर्म में अगर बोला जाए तो सोने चांदी का यूज हम लोग आभूषण के रूप में भी तो कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक क्या हो सकता है, इसके इंट्रिंसिक वैल्यूज को हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद वाणिज्यवाद के विकास में ही क्या होता है, पूंजीवाद का भी विकास हो जाएगा। पूंजीवाद का विकास होगा, जिसके बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग होंगे, वो क्या करेंगे, शोषण करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सब क्या हो गया, इसके प्रभावों के अंदर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चौथे प्रभाव की अगर हम बात करें कि भौगोलिक खोज के चौथे प्रभाव क्या हुए, तो अभी तक जो था ना, ईसाई धर्म जो था ना, वो ज़्यादातर क्षेत्र अगर देखा जाए तो यूरोप के ही क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब लेकिन क्या होगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाएगा। प्रचार प्रसार प्रारंभ। अच्छा, भारत में अगर आप देखोगे ना, तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे, कौन से यूरोपियन आए थे, तो भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाल। पुर्तगाल में अगर आप देखोगे तो 1498 में ये लोग भारत आ जाते हैं, और भारत से सबसे आखिरी में जाने वाले भी कौन थे, तो 1961 ईस्वी में गए थे कौन, पुर्तगाल। पुर्तगाल जब आए थे ना, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत क्या किया था, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की शुरुआत की थी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पहले तो भारत में ईसाई धर्म का कोई वैसा कोई खास स्कोप था नहीं। इसके बाद अगर आपने देखा हो तो 1813 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है। उस एक्ट में भी क्या किया जाता है, तो जितने भी ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की इजाज़त मिल जाती है। तो ये भी एक क्या हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इससे पहले क्या था कि ईसाई धर्म आते थे, बट वो लिमिटेड वे में थे। अब क्या था कि वो आ रहे थे, अपने यहाँ चर्च खोल रहे हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों में क्या होता था, वो विकास, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार या ज़बरदस्ती कन्वर्जन भी बोल सकते हो कि आपको करवाने का प्रयास कर रहे थे। अगले अगर हम फिफ्थ फैक्टर्स की ओर देखें तो दास व्यापार को भी काफ़ी बढ़ावा मिला था। दास व्यापार को बढ़ावा। अब दास व्यापार को बढ़ावा कैसे मिलेगा, तो देखते हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे ना, तो अफ्रीका जनरली जो ये लोग पकड़ करके ले जाते थे, वो कहाँ से ले जाते थे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि अमेरिका से भी जो नेटिव लोग होते थे उनको पकड़ पकड़ के ये लोग ले जाते थे। अब होता क्या है, अमेरिका, अगर अफ्रीका के लोगों को आप देखोगे ना, तो उनकी कद काठी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब उनका शारीरिक संरचना काफ़ी बेहतरीन है।
काफ़ी लंबे चौड़े मिलेंगे और शारीरिक बल जो परिश्रम वाला जो काम होता था वो ये काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है ना, इनको गुलाम बनाया जाने लगा ज़बरदस्ती। शुरुआत में तो गुलामों की आज के बारे में तो ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगा, बट कहीं ना कहीं ये गुलाम को बेचा भी जाने लगा था। लोग इसको बेचते थे और ख़रीदते थे, मतलब गुलामों की बोली लगती थी। उस समय इंसानियत की ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी कि काला है कि गोरा है। बस अगर आपको दिख गया कि कोई काला व्यक्ति है तो गोरा उसको क्या करेगा, खरीद लेगा। तो ये क्या होता था, दास व्यापार को भी इसमें क्या मिलता था, बढ़ावा मिलता था। अगर हम लोग इसके छठे पॉइंट की ओर चलें तो छठा पॉइंट क्या था कि भ्रांतियों का अंत हुआ। भ्रांतियों का अंत। अब ये भ्रांतियों का अंत कैसे हुआ तो देखते हैं। अगर आप याद करो तो रोमन साम्राज्य के समय में क्या बोला जा रहा है कि धरती कैसी है, धरती चपटी है। अब लोगों ने बोला कि जब अगर आप देखोगे तो मैगलन जो था वो जब पूरी धरती का चक्कर लगा के आ गया तो उसने क्या बोला कि नहीं भैया धरती चपटी नहीं है, धरती कैसी है, गोल है। इससे पहले क्या बोला जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सूर्य और बाकी के ग्रह जो क्या है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बट जब देखा गया कि थ्योरीज बाद में आई तो बोला गया कि नहीं, सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी क्या कर रही है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब लोगों ने भ्रांतियों के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब बोला कि जैसे कोई भी कारण हो तो कोई भी कारण जो होगा वो जीसस क्राइस्ट ही कैसे करवाएंगे, उसके पीछे और भी तो फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं ना। तो इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, भ्रांतियों का अंत हो रहा है। अब इसके स्थान पे क्या आ रहा है, तो इसके स्थान पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो साइंटिफिक बातें कर रहा हो, भौगोलिक ज्ञान की जो वृद्धि की बातें करेगा, भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि, उसको जो ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। तो ये क्या हो रहा है। और भौगोलिक ज्ञान के वृद्धि के अंतर्गत देखोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे नक्शा बनाया जा रहा है, मैप। इससे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। कैंपास की खोज हो रही है, नक्षत्र प्रणाली की खोज हो रही है। तो ये सब क्या था, ये सब क्या दिखा रहा है कि हाँ, ये इसी का परिणाम था कि भौगोलिक खोज के कारण ही क्या हो रहा है, ये देश और दुनिया में ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर इसके हम अन्य परिणाम की ओर चर्चा करें कि भौगोलिक खोज के अन्य परिणाम क्या हुए, तो देखिए अन्य परिणामों को अगर हम पॉइंट में समझने का प्रयास करें तो हम बोल सकते हैं कि अब वैज्ञानिक सोच को क्या मिल रहा है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर कोई ये बात बोल रहा है कि नहीं भैया धरती चपटी है तो लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि बताओ कैसे चपटी है, ये चीज़ हुआ। दूसरा पॉइंट, अब एक कोई भी प्रोडक्ट जो है ना किसी जगह का नेटिव नहीं रह जाता। जैसे जब पुर्तगाल आए ना पुर्तगाल तो भारत में 100 साल ही टिक पाए। लगभग 1498 में आता है वास्को डी गामा और 1612 ईस्वी में जब स्वाली का युद्ध होगा तो पुर्तगालियों को यहाँ से जाना पड़ता है। कुछ हद तक वो रह गए थे बट बहुत बड़ी शक्ति तो वो नहीं थे भारत के अंदर। लेकिन पुर्तगाली जब आए ना तो भारत में बहुत सारा चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आलू इससे पहले भारत में नहीं होता था। आलू किन की देन है, पुर्तगालियों की। प्रिंटिंग प्रेस किन की देन है, ये भी पुर्तगालियों की देन है। यहाँ तक कि जो हम लोग लाल मिर्च खाते हैं ना, लाल मिर्च भी क्या है, वो पुर्तगालियों की ही देन है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वो अपनी कुछ सभ्यताओं को भारत के अंदर लेके आ रहे हैं और भारत से कुछ चीज़ों को लेकर के वो कहाँ जा रहे हैं। तो भारत से भी कुछ चीज़ें गई थी, जैसे आम, भारतीय आम का ट्रेड हुआ था। गन्ना, ये भारत से निकल करके कहाँ पहुँचे थे, ये यूरोप के बाज़ारों तक पहुँच पाए थे। मतलब अब यूरोप में भी क्या हो रहा था, इसकी खेतीकरण हो रहा था, खेती वगैरह हो रहा था। अन्य परिणाम के अगर रूप में देखें तो पूरे विश्व में देखा जाए ना तो अभी यूरोपियन का ही क्या था, दबदबा था। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा देश जो है वो क्या हो गया, यूरोपीय करणमय हो गया था। मतलब पूरे देश पर यूरोप का ही कब्जा था। और एक अनुमान के मुताबिक यूके के दुनिया में 2/3 जो कॉलोनी थी ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया के 2/3 देश किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। ब्रिटेन के बारे में एक बात बोली जाती थी, ये एक ऐसा देश है न तो जहाँ कभी सूर्य अस्त होता है और ना ही कभी उदय होता है। मतलब ये इतना बड़ा इनका साम्राज्य था और आज देखो तो ये कितने छोटे से सिकुड़ करके रह गए। तो हम लोगों ने भौगोलिक खोज और उसके परिणामों के बारे में समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।